हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोज़ को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका ज्योमेट्री से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताना है कि जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। हमें यहाँ पे कॉमन टेंजेंट बताना है जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो स्पर्श रेखा होता है वह होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई वृत्त है, तो वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे वह कहलाता है स्पर्श रेखा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा, जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे। अब अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसा है जो दो वृत्त को स्पर्श करता है, जैसे मान लीजिए यह कोई दो वृत्त है, अगर इस दोनों को स्पर्श करता है तो वह कहलाएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, क्योंकि यह जो स्पर्श रेखा है वह आपका इस वृत्त को भी स्पर्श किया है और इस वाले वृत्त को भी स्पर्श किया है। तो जो स्पर्श रेखा एक से अधिक वृत्त को स्पर्श करेगा वह क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगा। अब कुल मिला के 4 ही कंडीशन होता है, चारों कंडीशन आप देख लीजिए। उसमें से एक कंडीशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी के 3 कंडीशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें से देखिएगा पहला क्या है। पहला, अगर मान लीजिए कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे। ठीक है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं? तो एक तो खींच सकते हैं हम लोग ऊपर से, एक हम लोग खींच सकते हैं नीचे से, 2 हो गया। इसके अलावा एक हम लोग इस तरीके से, तीसरा, और एक हम लोग इस तरीके से। यह चारों का चारों क्या है? यह चारों का चारों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यह स्पर्श रेखा दोनों के साथ है, यह स्पर्श रेखा दोनों के ऊपर है, यह वाला भी दोनों के ऊपर, यह वाला भी दोनों के ऊपर। यानी कि 2 सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और 2 तिरछा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे उस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 4 होगा। लेकिन अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे इस तरीके से, ठीक है, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, अब सोचिए कि इसके ऊपर कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक तो हम लोग ऊपर से, ठीक है, दूसरा यहां से खींच सकते हैं और तीसरा बिल्कुल यहां से खींच सकते हैं। ठीक है, या किसी एक बिंदु पे स्पर्श किया होगा। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे उस केस में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या होगा वो आपका 3 होगा, 2 सीधा और 1 तिरछा। आगे चलिए, अब जो तीसरा कंडीशन है उसमें क्या होगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे इस तरीके से, जब दो वृत्त एक दूसरे को काटे, अब हम लोग कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक तो खींच सकते हैं ऊपर से और दूसरा खींच सकते हैं नीचे से। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी हम लोग तिरछा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। यानी जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना होगा? 2 होगा। और एक कंडीशन और है, अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे, यानी कि एक वृत्त बाहर हो और एक वृत्त इसके अंदर हो, इस केस में जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या होगा वह केवल 1 होगा। इस पॉइंट पे यह दोनों वृत्त को स्पर्श करेगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका 1 होगा। ठीक है, चलिए, तो चारों का चारों कंडीशन आपका क्लियर हो गया। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 4 होगा। अगर स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा? 3 होगा। और अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे इस तरीके से काटे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 2 होगा। और अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे उस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या 1 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, यानी कि यह वाला केस है, बाह्य रूप से स्पर्श करे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। लेकिन बाकी 3 कंडीशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी आपका ज्योमेट्री से है और यह क्वेश्चन भी आपका स्पर्श रेखा से ही है। बोला है पी क्यू टेंजेंट है। देख लीजिए, पी क्यू क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। आगे देखिए, अब इसमें बोला है पी क्यू का माप है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू का माप यहाँ पे कितना है? 12 सेंटीमीटर। आगे देखिए, बीपी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। बीपी का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर। एबी का माप पूछा है। एबी का माप नहीं हमें पता है, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम एक्स मानेंगे और हमें इस क्वेश्चन में इसी एक्स का वैल्यू बताना है।
अब ध्यान से इस कंडीशन को समझिएगा कि जब भी ए बी तो आपका जीवा है, जीवा किसको बोलते हैं, परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाता है जीवा। परिधि के कोई दो बिंदु को मिलाइएगा, यह रेखा क्या कहलाएगा, जीवा। और जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करेगा वह कहलाएगा स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे जीवा को और स्पर्श रेखा को बढ़ाने पर इस पॉइंट पे मिला है। तो जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, ध्यान से सुनिएगा, जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले उस केस में क्या होता है, उस केस में एपी यानी पूरा जो जीवा का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट है, सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा आप, एपी गुना इसका जो बाहर वाला पार्ट है बीपी, इस दोनों का जो गुणनफल होता है वह आपका जो टेंजेंट है यानी कि जो स्पर्श रेखा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। इस कंडीशन को, इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। अब बड़का गुने छोटका क्या होता है, तो बड़का कहने का मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक बड़का, और छोटका कहने का मतलब बाहर वाला, अंदर वाले पार्ट को शामिल नहीं करना है। बड़का में पूरा से पूरा यहाँ से यहाँ तक और छोटका में बाहर वाला, तो बड़का गुने छोटका बराबर, इसका बड़का गुने छोटका दोनों एक ही होगा क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो बड़का गुने छोटका मतलब इसी का क्या हो जाता है, आपका स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए एपी का वैल्यू कितना है, एपी तो यहाँ से यहाँ तक 8, इधर x यानी कि 8 प्लस x, एपी का वैल्यू कितना है 8 प्लस x, इंटू बीपी का वैल्यू देख लीजिए कितना है, बीपी का वैल्यू कितना है 8, बराबर इधर क्या है आपका पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का माप दे रखा है आपका 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब गौर से देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में ए बी का माप बताना है, ए बी का यहाँ से यहाँ तक का माप, और इसको हम क्या माने हैं x, यानी अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमें x का मान निकालना है। तो देखिए हम सोल्व भी इसको कर सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी x का मान रख सकते हैं। तो ऑप्शन से सोचिए जरा सा कि x के जगह पे क्या रखे कि LHS बराबर RHS हो जाए, ऑप्शन से x के जगह सोचना है हमें कि क्या रखे। तो देखिए 18 8 144 होता है, तो x के जगह 10 लेंगे तो 10 और 8 18, 18 गुने 8 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 8 हो जाए 10 हो जाएगा। इसके अलावा आप सीधे भी सोल्व कर सकते हैं, 8 देख लीजिए इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 8 से काटेंगे 8 है कम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 6, 8 8 64 हो जाएगा। 8 प्लस x का वैल्यू 18, तो x का वैल्यू क्या होगा 8 इधर जाके 18 में से घटेगा 10 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू इस क्वेश्चन में आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जब भी एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले उस केस में क्या होगा, छोटका गुने बड़का बराबर छोटका गुने बड़का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक कंडीशन और भी होता है ऐसे क्वेश्चन में, आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका वृत्त है और कोई दो जीवा है, ठीक है, एक जीवा यहाँ पे है आपका और एक जीवा यहाँ पे है, इस दोनों को अगर हम बढ़ाएं, यह जीवा जो है उसका नाम है आपका ए बी और इस जीवा का नाम है सी डी, और जब दोनों जीवा को आगे बढ़ाया गया तो यह जाकर के कहाँ पे मिल गया, ई पे जाके मिल गया। अब इस केस में क्या होगा कि इसमें एक रिलेशन बनेगा बड़का गुने छोटका, यानी एक जीवा का दोनों भाग, तो बड़का में पूरा लेंगे ए से लेकर के कहाँ तक, ई तक, इस जीवा को अगर हम ले रहे हैं तो इसका पूरा भाग लेंगे ए से लेकर ई तक, गुना छोटका मतलब बाहर वाला बी ई, जो काम हम आप इसके साथ किए हैं वही काम दूसरे जीवा के साथ, सी गुना क्या हो जाएगा, सी गुना डी हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पीछे के क्वेश्चन में भी हम लोग लागू किए हैं, बड़का यानी पूरा, छोटका यानी बाहर वाला, बराबर इस जीवा के साथ भी वही बड़का गुने छोटका, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ए बी सी डी में से कोई 3 का वैल्यू देकर चौथा का मान आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, बोला है किसी बहुभुज में 27 विकर्ण हो है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। किसी भी पॉलीगन में बहुभुज में विकर्णों का संख्या दे रखा है 27, तो हमें बताना है भुजाओं की संख्या। देखिए पॉलीगन चाहे कोई भी हो, बहुभुज चाहे कोई भी हो, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n माइनस 3/2। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विकर्णों की संख्या निकालते हैं। जबकि विकर्णों की संख्या इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विकर्णों की संख्या इस क्वेश्चन में 27 दे रखा है, यानी n इंटू n माइनस 3/2 का वैल्यू कितना है, 27 है। भुजाओं की संख्या पूछा है, भुजाओं की संख्या नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लिए, यहाँ पे n मान लिए, तो विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 होगा, जबकि दे रखा है 27, ठीक है। अब चलिए हमें बताना है भुजाओं की संख्या। अगर हम इसको सोल्व करने के लिए चले जाएं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो हम इसको अब कैसे सोल्व करेंगे, बाई ऑप्शन, यानी n के जगह जो ऑप्शन रखने पर LHS बराबर RHS यानी इसका वैल्यू 27 आ जाए वही हमारा आंसर होगा, वही n का वैल्यू होगा, वही भुजाओं का संख्या होगा। तो n के जगह 9 रख के देखिए, n के जगह अगर हम 9 लेते हैं तो 9 गुना
9 में से 3 माइनस करिए, 6/2, 9 गुने 6 कितना होगा 54, 54/2 27, यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा। LHS बराबर RHS कब होगा, जब n के जगह हम रखेंगे 9, ठीक है, n के जगह क्या रखेंगे, n के जगह हम रखेंगे 9। तो किसी भी बहुभुज में अगर विकर्णों की संख्या निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, और अगर विकर्णों की संख्या दे दे फिर भी हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, और जो विकर्णों का संख्या उसको यहाँ पे बराबर में डाल लेंगे, और वहाँ से हम लोग n का जो मान होगा वो उसको हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन रख लेंगे, क्योंकि इसको हम सोल्व करने के लिए जाएंगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्यूशन बहुत बड़ा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है 2 कामगार A और B किसी काम के लिए लगाए गए। यदि A अकेला काम करता है तो उस समय में जिसमें A और B मिलकर काम करता है 8 घंटा अधिक लेता है। गौर से देखिएगा, 8 घंटा अधिक समय लगता है कब, जब A अकेले इस काम को करता है। किस समय से, A और B मिलकर जितने समय में काम करता है उससे 8 घंटा अधिक, और B अगर अकेला उस काम को करता है जिसमें A और B मिलकर काम करते हैं उससे 2 घंटा अधिक समय लगता है। तो हमें बताना है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि A और B मिलकर किसी काम को जितने समय में करता है, तो हम मान लेते हैं कि A और B मिलकर इस काम को करता है x घंटे में, ठीक है, कितना समय नहीं मालूम है तो हम मान लिए कि x घंटे में करता है। तो इससे जब A अकेले काम करता है तो इसको 8 घंटा ज़्यादा समय लगता है, यानी x + 8 घंटा समय लगता है, और जब इसी काम को B अकेला करता है तो A और B को जितना समय लगता है ना उससे 2 घंटा ज़्यादा इसको समय लगता है। इतना समय लगता है B को अकेले इस काम को करने में। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर यानी A और B मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी x का वैल्यू बताना है। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है A और B मिलकर किसी काम को जितने दिनों में करता है, अगर A अकेले उस काम को करता है तो A और B को लगने वाले समय से 8 घंटा अधिक समय लगता है, और जब B अकेले इस काम को करता है तो A और B को लगने वाले समय से 2 घंटा अधिक। अगर A अकेले काम करेगा तो फिर इससे तो ज़्यादा समय लगेगा इसको, दोनों मिलकर जितने समय में करेगा उससे ज़्यादा समय तो A को लगेगा, और B अकेले काम करेगा फिर भी इसको ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे अधिक समय दे रहा है कि A को 8 घंटा अधिक और B को 2 घंटा अधिक। अगर बेसिक से सॉल्यूशन करेंगे तो बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका ट्रिक देख लीजिए क्या है। देखिए A को कितना घंटा अधिक समय लगता है, A को 8 घंटा अधिक समय लगता है, गुना B को कितना घंटा अधिक समय लगता है, B को 2 घंटा अधिक समय लगता है। दोनों को गुना करके कर लीजिए अंडर रूट, आंसर आपका आ जाएगा 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, यानी कि A और B दोनों मिलकर इस काम को कर सकता है कितने घंटे में, 4 घंटे में। यानी फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, रूट अंडर मोर गुना मोर, यानी जितना अधिक समय लगा है उसके गुणनफल का वर्गमूल। एक को 8 घंटा अधिक, दूसरा को 2 घंटा अधिक, दोनों को गुना करके रूट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 7 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, बोला है एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर सामान बेचने का वादा करता है। एक व्यापारी कहता है कि हम इस वस्तु को जिस भाव से बेच रहे हैं वो हमारा क्रय मूल्य ही है, मतलब जिस मूल्य पर हम खरीद के लाए हैं उसी मूल्य पर वस्तु को बेच रहे हैं, लेकिन उसको 6.8/47% लाभ भी कमाना है। ठीक है, वह इतना लाभ भी कमाना चाहता है, तो अब हमें यह बताना है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करे। एक व्यापारी जो है वह वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचना चाहता है, यानी जिस भाव में वह वस्तु को खरीद के लाया है उस भाव में ही बेचना चाहता है, लेकिन वह लाभ भी कमाना चाहता है, इतना प्रतिशत लाभ भी कमाना चाहता है। अब वह क्या करेगा, वह वाट कम करेगा। वही हमें बताना है कि उसे 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि इतने % का लाभ हो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए 6.18 बट्टा कितना है, 18/47% है। पहले तो इसका मान निकालिए, पूर्णांक तोड़िए, 47 गुने 6 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऊपर में वैल्यू हो जाएगा 300, इस दोनों को गुना करिएगा, 282 प्लस 18 300, और बट्टा में वैल्यू क्या है, बट्टा में वैल्यू 47 है। पूर्णांक तोड़े तो इतना आ गया। अब प्रतिशत अगर आप हटाते हैं तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब तो बट्टा में 100 ही होता है। सोल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गया इसका, 3/47। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, वैल्यू निकालने के बाद अब क्या करेंगे, हम होल वैल्यू निकालेंगे। पहले तो इसका वैल्यू निकालिए, अब क्या करना है, इसका होल वैल्यू। होल वैल्यू या तो जोड़ के निकालते हैं या घटा करके। लाभ का होल वैल्यू जोड़ के और हानि का होल वैल्यू घटा करके। यहाँ पे लाभ कमाना है तो होल वैल्यू जोड़ के। जोड़ेंगे कैसे, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे में सेम रहेगा। तो 47 में 3 ऐड करिएगा कितना होगा 50, और नीचे में वैल्यू आपका सेम रहेगा। यही आपका हो गया
इतना प्रतिशत लाभ का होल वैल्यू। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया होता कि 25% लाभ कमाना चाहता है, तो पहले 25% का मान निकालते, 25/100 यानी 1/4 आ जाता। अब होल वैल्यू निकालना है तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए, तो 4 और 1 5, नीचे में सेम रहेगा, 5/4 हो जाएगा। तो जितना प्रतिशत लाभ या कमाना चाहता है सबसे पहले हम निकालेंगे उसका होल वैल्यू। पहले मान निकालेंगे, फिर नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में जोड़ेंगे, नीचे में सेम रहेगा, होल वैल्यू निकल गया। अब देखिए हमें क्या बताना है कि इसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, तो उसे 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना, 50/47 है ना, तो हम गुना कितना से करेंगे 47/50। 1 किलोग्राम में जितना प्रतिशत यह लाभ कमाना चाहता है उसके होल वैल्यू से उल्टा गुना करने पर आपको यह पता लग जाएगा कि इसे 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करना चाहिए। 50 से काटिए, 50 दूना 100, 200 हो जाएगा। 47 में 20 से गुना करिए, 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 940 ग्राम। उसे 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम के वाट का प्रयोग करना चाहिए, तभी उसे क्या होगा इतने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन यह रहता कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें कि उसे 25% का लाभ हो, तो 25% का मान 1/4, होल वैल्यू 5/4। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करे कि इतना लाभ, तो इसके जितना लाभ कमाना चाहता है उसके होल वैल्यू से उल्टा गुना कर दीजिए। 5 से काटिए, कितना हो जाएगा 200, 200 चौके 800, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह अगर 800 ग्राम की वाट का प्रयोग करता है तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक सिंपल सा स्टेप लेना है, जितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है उसका निकालेंगे होल वैल्यू और 1 किलोग्राम में उस होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, यानी हमें बताना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब भी आपको बताना हो ना, तो जो भी संख्या, पहले हम क्या देखेंगे कि सभी संख्या अभाज्य है कि नहीं, सभी बेस अभाज्य है कि नहीं। अगर अभाज्य नहीं होगा तो उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो देखिए 4 अभाज्य है, नहीं है, तो अभाज्य संख्या में तोड़िए। 4 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, यह वैल्यू हो गया 4 का, और 4 का पावर जो है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। आगे बढ़िए, आगे क्या है वैल्यू आपका 14। 14 को प्राइम नंबर में तोड़िए, कितना लिखेंगे 2 × 7, यह वैल्यू किसका है 14 का, और 14 का पावर जो है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। इंटू आगे देख लीजिए 11, 11 अभाज्य संख्या है, इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। फिर से देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, 4 को तोड़े, 2 का स्क्वायर, पावर को अपने जगह पे, 4 का पावर 11, यह दोनों मिलके 4 है, इसका पावर 11, इंटू 14 का पावर 5, तो 2 × 7, 14 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे 2 × 7, दोनों मिला के 14, 14 का पावर 5 है, यानी दोनों का पावर 5, और आगे 11 तो आपका अभाज्य संख्या ही है। अब यहाँ पे देखिए बेस को अपने जगह पे रहने दीजिए, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 11 दूना 22, इंटू यह पावर 5 दोनों का है, तो 2 का पावर 5 इंटू 7 का पावर क्या होगा 5, इंटू आगे देख लीजिए क्या है आपका 11 का पावर 2। अब आपको क्या करना है ना, वास्तव में इसमें क्या काउंट करना था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कितने अभाज्य संख्या में यह बढ़ता है। तो हमें यह पता करने के लिए कि कितनी अभाज्य संख्या में यह बढ़ता है, क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद पावर को जोड़ लेंगे। तो पावर को जोड़िए, 22, 5 27, 5 32 और 2 34, आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का विकल्प ए। क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जो भी संख्या होगा उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे और अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद केवल पावर को ऐड कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो 12 को तोड़िए अभाज्य संख्या में, 2 से तोड़िए 6, फिर 2 से तोड़िएगा कितना होगा 3, अब टूटेगा नहीं, तो कितने भाग में टूटा 1 2 3, तो आंसर हमारा 3 होगा। अगर बेस पावर के फॉर्म में अरेंज करें तो 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2, 3 1 बार आया है तो 3 का पावर 1, अब पावर को जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी सीधे पावर को जोड़ के भी हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो तरीका क्या होगा, जो भी संख्या दिया जाए उसको अभाज्य संख्या में तोड़िए और अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद उसके पावर को ऐड करिए, वही उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है भेड़ और गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है। ठीक है, पैर का संख्या कितना दे रखा है, पैर यानी कि लेग का संख्या दे रखा है इस क्वेश्चन में 16। आगे देखिए, और बोला है सिर की संख्या से 10 अधिक। अच्छा, लेग जो है ना वह सिर के संख्या से 10 अधिक है, इसका मतलब है कि सिर का संख्या कितना होगा 6 होगा। देखिए एक भेड़ और गरेड़ियों की एक समूह में 16 पैर है, तो पैर यानी कि लेग कितना है 16, जो सिर से 10 अधिक है, सिर से 10 अधिक, तो सिर कितना रखे कि उससे 10 अधिक 16 हो जाए, तो सिर का संख्या 6 ही लेना पड़ेगा, तभी तो 6 से 10 अधिक 16 होगा।
अब हमें बताना इसमें भेड़ों की संख्या बताइए। देखिए भेड़ कहने का मतलब 4 पैर वाला जानवर, और गरेड़िया यानी कि 2 पैर वाला। गरेड़िया मतलब भेड़ चराने वाला, तो वह तो 2 पैर वाला ही होगा, माना भी होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, भेड़ों की संख्या यानी कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या जब भी निकालना होगा तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, लेग माइनस हेड गुना 2, ठीक है। अब बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में 2 रहेगा। इसी फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। और अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना पड़े फिर हम क्या करेंगे, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लेग माइनस हेड गुना 4/2, ठीक है। हेड गुना 4/2, दोनों जगह बट्टा में 2 ही रहेगा, ठीक है। बट्टा वाला वैल्यू को चेंज मत करिएगा, दोनों जगह बट्टा में वैल्यू सेम रहेगा। बस 4 पैर वाला के हेड में 2 से गुना और 2 पैर वाला के हेड में 4 से गुना, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना होगा तो हेड में 2 से गुना, और अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना होगा तो हेड में 4 से गुना। यही काम आपको उल्टा करना है, 2 पैर वाला के हेड में 4 से गुना और 4 पैर वाला के हेड में 2 से गुना। फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में बताना है भेड़ों की संख्या यानी कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो लेग देख लीजिए कितना है, 16, तो लेग की जगह लिखिए 16, माइनस हेड गुना 2, तो हेड का संख्या 6 गुना 2 कितना होगा 12, और बट्टा में 2, 16 में से 12 माइनस करिए 4/2 यानी कितना होगा, 16 में से 12 माइनस करेंगे 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ पे जो आपका भेड़ों की संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, भेड़ों की संख्या 2 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा गया होता इसमें गरेड़ियों की संख्या कितना होगा, तो कुल मिला के सिर कितना है 6, तो सिर 6 कहने का मतलब कि कुल मिला के 6 ही यहाँ पे भेड़ और गरेड़ियाँ मिला के होगा, क्योंकि जानवर चाहे 4 पैर वाला हो या फिर 2 पैर वाला, सिर का संख्या तो सबका समान ही होता है। तो हेड का संख्या 6 होने का मतलब है कि जानवर का संख्या भी 6 है। अब इन 6 जानवर में से 2 क्या है, 2 आपका भेड़ है, तो बाकी का 4 जो बचा वह क्या होगा, गरेड़िया होगा। तो हमें निकालना था भेड़ों की संख्या, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 2 होगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस मेथड को याद रखिएगा, इससे आप अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक डिब्बे में 56 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के के रूप में है। उनमें से देखिए क्या बोला है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 4 गुनी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 3 तरीके का सिक्का है हमारे पास, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 पैसे वाले सिक्कों का जो संख्या है ना, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या वह 25 पैसे वाला से 2 गुना है, यानी 25 पैसा वाला जितना भी सिक्का है उसका 2 गुना 50 पैसा वाला सिक्का है, और 1 रुपए वाले सिक्कों की का 4 गुना, यानी 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का 4 गुना। यही तो बोला है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाला से 2 गुना और 1 रुपए वाला से 4 गुना। रिलेशन किसके साथ दिया है, 50 पैसा का 25 पैसा वाला का भी और 1 रुपया वाला का भी। अब यहाँ अनुपात हम लोग सेट करते हैं, गौर से देखिएगा, ऐसा कौन सा वैल्यू ले, छोटा से छोटा जो किसी का 4 गुना भी हो जाए और 2 गुना भी हो जाए, तो ऐसा वैल्यू हम लेंगे 4। अब 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 4, यानी 1 रुपए वाले सिक्कों का संख्या 1 होगा, तभी तो 1 का 4 गुना 4 होगा, और 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या हम 2 लेंगे, तभी तो 2 का 2 गुना 4 होगा। तो तीनों यहाँ पे निकल गया, तीनों प्रकार के सिक्कों के संख्या का अनुपात निकल गया। किसका अनुपात निकला है, तीनों प्रकार के सिक्कों के संख्या का, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले का 2 गुना और 1 रुपए वाले का 4 गुना। अगर हम यहाँ वैल्यू ले लेते हैं 4, एक ऐसा वैल्यू लेना था जो किसी का 4 गुना किसी का 2 गुना हो जाए, तो ऐसा सबसे छोटा वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 1 का 4 गुना हो जाएगा और 2 का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीनों प्रकार के सिक्कों का संख्या निकल गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल मिला के 56 रुपए है। यह इंपॉर्टेंट है, हमेशा देखिएगा कि कुल किसका दिया है, टोटल किसका दिया है, सिक्कों के मूल्य का या सिक्कों की संख्या का। यह मूल्य का दिया है कि 56 रुपए है, तो संख्या से हम लोग कहाँ जाएंगे, मूल्य में जाएंगे। अब संख्या से मूल्य में जाना है, सिक्का है तो सिक्का का उपयोग तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में खूब करते हैं, तो आसानी से संख्या से मूल्य में जा सकते हैं। देखिए 1 रुपए वाले सिक्कों का संख्या 1 है, यानी इसका मूल्य भी तो 1 होगा। आगे देखिए 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 4 है, यानी इसका मूल्य कितना होगा 2। 50 पैसा वाला जितना सिक्का उसका आधा कीमत, तो 50 पैसा वाला 4 सिक्का है तो कीमत 2 रुपए होगा।
और 25 पैसे वाला जितना सिक्का होगा उसका आधा, उसका 1/4 कीमत होगा। तो 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 2 है, यानी इसका मूल्य कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। देख लीजिए 25 पैसा वाला कितना सिक्का है, 2 सिक्का, तो इसका कीमत 2/4, 2/4 यानी कितना हो जाएगा, 1/2 रुपए। क्योंकि 25 पैसा वाला 4 सिक्का मिलेगा तो 1 रुपए, तो 4 सिक्का होगा तो कितना कीमत, 4/4 1 रुपए। 8 सिक्का होगा तो कितना कीमत, 8/4 2 रुपए। 2 सिक्का होगा तो कितना कीमत, 2/4 यानी कि 1/2 रुपए। ठीक है, चलिए संख्या से मूल्य में आ गए। अब जब संख्या से मूल्य में आए तो रेशियो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा आ गया वह भिन्न के रूप में आ गया। तो अनुपात अगर भिन्न के रूप में आ जाए तो वह अनबैलेंस समझा जाएगा, तो सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। अगर जो भी डाटा है उसमें से केवल 1 के बट्टा में कोई संख्या हो तो इस बट्टा वाले संख्या से बाकी सब में गुना करिए। तो 2 से गुना करिए 1 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से गुना करिए 2 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर जो वैल्यू है उसी को रहने दीजिए। ठीक है, अगर किसी एक के बट्टा में ही कोई वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे, इस बट्टा वाले वैल्यू से बाकी के सभी संख्या में गुना करेंगे। बाकी के, इसमें नहीं, बाकी के सभी संख्या में गुना करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं तो दूसरा देख लीजिए, तरीका यह है कि इसका जो भिन्न वाला पार्ट है उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना। तो अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो प्रत्येक में 2 से गुना कर लीजिए। तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 1/2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह अनुपात किसका है, मूल्य का। मूल्य का जो अनुपात था भिन्न में आ गया, उसको बैलेंस किए। अब कुल कीमत देख लीजिए कितना है, सभी प्रकार के सिक्कों का, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत कितना, 2, 4, 6 और 1, 7। अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल कीमत अनुपात 7, जबकि रियल में सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो आपका 56 है। सभी प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 2, 4, 6 और 1, 7, अनुपात 7, जबकि रियल में 56। तो अनुपात 7 का वैल्यू अगर 56 है तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या होगा, 8 रुपए के बराबर। 7 8 56 काटेंगे ना, 7 8 56, तो 1 का वैल्यू 8 रुपए के बराबर। अब अनुपात 1 का वैल्यू 8 रुपए के बराबर है तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना होगा, 16 रुपए के बराबर। 1 बराबर 8 तो 2 बराबर, अनुपात 1 बराबर 8 तो 2 बराबर 16, अनुपात 1 बराबर 8 तो 4 बराबर 32 रुपए, और अनुपात 1 बराबर 8 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 रुपए। इसका मतलब कि 1 रुपए वाले का मूल्य 16 रुपए, 50 पैसे वाला का मूल्य 32 रुपए और 25 पैसे वाला का मूल्य 8 रुपए। अब यहां से 32 आंसर मत चुनिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों का कीमत देखिए कितना है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना, 32 रुपए। तो 50 पैसा वाला 32 रुपए कब होगा, जब सिक्का का संख्या 64 होगा। हमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताना था, तो मूल्य पता है तो संख्या बता सकते हैं। मूल्य है 32 रुपए, यानी सिक्का का संख्या 64 होगा। 50 पैसा वाला जितना कीमत होगा उसका 2 गुना सिक्का, 1 रुपए, 2 सिक्का, 4 रुपए, 8 सिक्का, 10 रुपए, 20 सिक्का, 32 रुपए यानी 64 सिक्का। 25 पैसा वाला 8 रुपए है तो 1 रुपए यानी 4 सिक्का, तो 8 रुपए तो 32 सिक्का। अगर हमसे 25 पैसे वाले सिक्कों का संख्या पूछता, यानी 8 चौके 32 हो जाएगा। 1 रुपए वाला में जितना कीमत होगा उतना ही सिक्का। हमसे क्या पूछा गया था, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, P रुपए प्रति दर्जन, यानी कि P रुपए में वह क्या करता है कि 12 वस्तु खरीदता है। P रुपए प्रति दर्जन यानी P रुपए में 12 वस्तु खरीदता है, और P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, यानी P रुपए में 8 वस्तु बेचता है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का सारांश यही है। एक व्यक्ति क्या करता है, P रुपए प्रति दर्जन यानी P रुपए में 12 वस्तु खरीदता है और P रुपए में क्या करता है, वह 8 वस्तु बेचता है। तो यहाँ क्रयमूल और विक्रयमूल जो है वह वस्तु के रूप में है। तो जब भी क्रयमूल विक्रयमूल वस्तु के रूप में दे, उस केस में उल्टा हो जाता है। जिसके साथ क्रयमूल लगा होता है वो आपका विक्रयमूल हो जाता है, और जो विक्रयमूल होता है वो आपका क्रयमूल हो जाता है। ठीक है, जब वस्तु के रूप में दे, जब क्रयमूल विक्रयमूल लाभ हानि वस्तु के रूप में दे, उस केस में क्या होता है आपका कि उल्टा हो जाता है। जो क्रयमूल होता है वह विक्रयमूल हो जाता है, और जो विक्रयमूल होता है वह क्रयमूल हो जाता है। तो यहाँ देखिए, एक आदमी कुछ वस्तु P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी 12 P रुपए प्रति दर्जन से खरीदता है, यानी कि जो दर्जन वाला वैल्यू है वो आपका क्रयमूल है, उसको रखेंगे विक्रयमूल में। और अगर वह यह विक्रयमूल में है तो यह कहाँ आ जाएगा, यह आपका क्रयमूल के रूप में आ जाएगा। ठीक है, हम इस डाटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 वस्तु का क्रयमूल 8 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर, क्योंकि P में ही खरीदा है 12 और P में ही बेच रहा है 8, तो 12 वस्तु का क्रयमूल 8 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर कह सकते हैं। तो 12 वस्तु का क्रयमूल, तो 12 कहाँ जाएगा, विक्रयमूल में। 8 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर, यानी
8 कहाँ जाएगा, क्रयमूल्य में, उल्टा कर देना है। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए, क्रयमूल्य 8 विक्रयमूल्य 12, तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। 8 में खरीदा 12 में बेचा, तो लाभ कितने का, 4 का लाभ, बट्टा में क्रयमूल्य, और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। तो यहाँ पे 8 में खरीदा 12 में बेचा, यानी 4 का लाभ, 8 पे परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। 4 दूना 8, 100 बट्टा 2, काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 50, यानी इस पूरे सौदे में 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।